Ladies and gentlemen, we now begin our session on direct taxation, where our objective is to provide you with a comprehensive analysis and engaging discussions on the significant amendments in the direct tax proposed by the recent finance bill and their potential implications. To begin the session, it is my pleasure to introduce our keynote speaker, Mr. Haider Ali Patel, fellow chartered accountant, tax partner at EY Ford Roads. Mr. Patel has over 20 years of experience dealing with tax matters of local and multinational clients. He served as a senior vice president of the Pakistan Tax Bar Association and is the convener of ICAP's task force on direct taxation. Please welcome Mr. Haider Ali Patel with a big round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Council members, office bearers of Southern Region Committee, panelists for direct taxation session here. My president, Pakistan Tax Bar Association, Anwar Kashif Mumtaz, I can see him here. And ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I think जुम्मे की वजह से लोग शायद अभी ट्रिकल इन हो रहे हैं, आधा हॉल अभी खाली है, but anyway, for constraint of time, I think we'll run out straight away into the session. चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन अच्छी बातें सुनाने को थोड़ी कम है और मुश्किल चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं, तो कोशिश करेंगे कि दोनों को मिला के चलें ताकि माहौल ठीक रहे, एक साथ नाराज़गी ना हो जाए, एक साथ बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाए. वैसे खुशी की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं वैसे. तो सबसे बड़ी खबर इस बजट की कि वी एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी टू टैक्स द डिजिटल इकनॉमी, जो अभी मैं समझता हूँ कि अभी तो स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी ग्रो होना शुरू हुई है. एंड वी आर टेकिंग गोइंग ग्लोबल एज वेल, ऑन द लोकल साइड ऑल्सो, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं. इसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी मार्केट, वो भी डेवलप हो रही है अभी पाकिस्तान में. तो FBR and the Ministry of Finance has decided to go and see that what tax can come out of here. So we came out with a Digital Presence Proceeds Tax Law 2025. Now this is a separate tax law which has been made part of the finance bill. इसको income tax का part नहीं बनाया गया है वैसे direct tax है. This is a direct tax. तो इसकी वजह ये नज़र आती है अपेरेंटली कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ है वो ऑलरेडी काफ़ी उसमें एग्जॉस्टिव प्रोविजंस हैं. एंड यहाँ तक कि हमने वर्चुअल बिजनेस को टैक्स करने की कोशिश की बाय पुटिंग दैट इनटू द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन द इनकम टैक्स लॉ. बट परहैप्स बिकॉज ऑफ many constraints like the double tax treaties and things like that, because income tax law is bound by the double tax treaties in terms of सेक्शन 107 जो कहता है कि अगर डबल टैक्स ट्रीटी है तो उसकी प्रोविजन ओवरराइड करेगी. तो ये सारे आई थिंक कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए गवर्नमेंट हैज़ अटेम्प्टेड टू क्रिएट अ न्यू लॉ, ऑब्वियसली जिसमें डबल टैक्स ट्रीटीज अपेरेंटली नज़र आता है कि नहीं है, लेकिन इस पर एक डिबेट चल रही है अभी कि ये सब्सटेंशियली सिमिलर लॉ है तो क्या इस पर भी ट्रीटी प्रोविजंस अफेक्ट कर सकती हैं कि नहीं, बट दैट टाइम विल टेल जब इसकी कोई टेस्टिंग होगी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिंपली रखा गया है कि जो भी रेमिटेंस यहाँ से बाहर जाएगी that will be subjected to tax and that will be through the payment intermediaries, which is banks largely, जिसके थ्रू पेमेंट्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट होती है, which obviously बैंक्स के प्लेटफॉर्म से क्लियर होती है. तो the tax is a 5% tax on every transaction, whether it's a supply of goods or for rendering of services. प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन वेंडर्स इसको कैप्चर इस तरह किया गया है कि उसको एट्रीब्यूट किया गया है कि मेनली इसमें यह है कि अगर यूज़र सामने पाकिस्तान में बैठा है तो उसको उन्होंने कहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो अट्रैक्ट करेगी टैक्स ये वाला. यानी अगर सर्विस बाहर से आ रही है या गुड्स बाहर से आ रहे हैं तो उसका एंड यूज़र अगर पाकिस्तान में है तो दैट ट्रांजैक्शन विल अट्रैक्ट दिस टैक्स. सो दिस इज़ द बेसिकली ब्रॉड थीम. फिर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस को उन्होंने कहा गया कि सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस अगर होगी तो वो एंटिटी जो है फॉरेन एंटिटी उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बड़ा इनसिग्निफिकेंट है. उन्होंने कहा जी 5 ट्रांजैक्शंस इन अ साल अगर किसी की होती है तो उस पे ये इसका स्कोप जो है वो लागू कर जाएगा. सो 5 इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट नंबर आई थिंक. तो सिग्निफिकेंस का वर्ड यहाँ थोड़ा सा मिसप्लेस लगता है, बट एनीवे
So this is one way of bringing everybody actually into the net. इवन 5 ट्रांजेक्शन साल में किसी ने कर ली तो उस पर लगता है, बट इनवेरिएबली अगर क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो आई थिंक इसमें डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल होगा कि कोई वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसका टैक्स होगा या नहीं होगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन कैन गो थ्रू वेरियस बैंक्स टू वेरियस वेंडर्स. तो दिस इज जस्ट आई थिंक प्रैक्टिकली हर ट्रांजेक्शन पे ये टैक्स लग जाएगा. डिजिटल प्रोसीड्स टैक्स, इसमें जो इश्यूज हैं वो है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सेप्टेबिलिटी है. अब हमें पता है ये बात की कि हमने काफ़ी अरसे तक ट्राई की कि हम गूगल को, फेसबुक को, इनको हम ट्राई करें, ये गूगल अपना यूट्यूब को, कि वो यहाँ पे आके रजिस्टर करें और जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह वहाँ चलती हैं उसके ऊपर वो यहाँ पे अपनी दिखाएं अपनी इनकम यहाँ पे और उसको टैक्स करवाएं. वी ट्राइड बट दे हैव ऑलवेज टेकन प्ली ऑफ द ट्रीटी प्रोविजंस कि दे डोंट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस हियर. तो एक्सेप्टेंस विल बी अ वेरी बिग इशू. और इशू ये है कि जहाँ पे पेमेंट इंटरमीडिएट है तो वो उसको टैक्स काटना है इसके ऊपर. नाउ इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है, और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वीज़ा है या मास्टर कार्ड है, दे सेटल आई थिंक ऑन अ रियल टाइम बेसिस या डेली डे एंड बेसिस के ऊपर वो सेटल करते हैं ट्रांजेक्शन. इफ द ट्रांजेक्शंस आर सेटल रियल टाइम और वीज़ा अगर बाहर उन पेमेंट्स को सेटल करने का मजाज है, तो by the time the banks will remit this payment to Visa's account or whatever, the question is कि ये टैक्स काट कैसे सकेंगे. और मतलब दिस हैज़ टू बी सीन नाउ. बैंकर्स इसमें आई थिंक ज़्यादा जो कंज्यूमर बैंकिंग देखते हैं वो इसमें समझा सकेंगे कि ये किस तरह वर्कआउट करेगा. बिकॉज अभी तो ये होता है कि इफ़ देयर इज़ अ फिक्स टैक्स, इफ देयर इज़ अ $10 पेमेंट तो $10 ग्रोस जानी है बाहर. वो उससे कम पे इफ़ यू गो टू नेटफ्लिक्स साइट एंड यू से दैट आई वांट टू मेक दिस पेमेंट, तो वो पेमेंट तो नेटफ्लिक्स तो आपके कार्ड से पूरी उठा लेगा. अब वो बैंक की जिम्मेदारी है कि उस पर टैक्स काट के बाहर भेजे, बट बीच में जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है, दे आर दी सेटलर्स एक्चुअली. तो इसको देखना पड़ेगा कि मैकेनिज्म चलेगा कैसे, ये कहीं फंस तो नहीं जाएगा. और अगर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर ये चल भी जाएगा अल्टीमेटली, तो आई सी के ये टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे आने वाला है. अगर कोई 300 रुपये की ट्रांजैक्शन आज है, apple.com पे हम जाते हैं, स्पेस लेते हैं स्टोरेज की, तो 300 रुपये पर मंथ चार्ज है स्मॉल छोटी सी स्टोरेज का, तो वो शायद 315 रुपये हो जाएगी अगले महीने. तो वो बर्डन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हमारे कंज्यूमर पे आने वाला है. अच्छा, इसमें गुड्स के लिए इंटरेस्टिंगली लिखा गया है कि कोरियर जो है वो इसको क्लियर करवाएगा, और वो बिफोर ही पिक्स अप द गुड्स, ये गुड्स की बात हो रही है, तो ही विल मेक श्योर कि इस पे टैक्स हो गया, और वो एविडेंस देगा कि ये टैक्स हो गया है, तो फिर कस्टम्स उन गुड्स को छोड़ेगा. अब टैक्स की पेमेंट जो है वो इंटरमीडियरी काट रहा है और वो जमा करा रहा है, और गुड्स क्लियर जो है वो अगर कस्टमर करा रहा है, बिकॉज इम्पोर्ट्स के उसमें अगर आप आज टीमों पे कोई चीज़ बाई करते हैं तो आपसे तो पेमेंट उसी वक्त ले ली जाती है, और फिर वो शिपमेंट चलती है और वो शिपमेंट यहाँ आती है. तो वो एविडेंस कैसे ट्रेवल करेगा फ्रॉम द पेयर टू द कोरियर, ये एक क्वेश्चन मार्क है अभी इस वक्त. इसकी मैकेनिज्म किस तरह होगी. तो देयर आर लॉट ऑफ इस वक्त ओपन क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड. अच्छा, फिर आगे लिखा है कि कस्टम्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन विच टैक्स अंडर डीपीपी एक्ट हैज़ बीन पेड. अब मेरा इसमें एक फंडामेंटल सवाल है कि जो हम सारी ज़िंदगी कस्टम्स और इंपोर्ट पे टैक्स देते आ रहे हैं, वी ऑलवेज से कि दिस इज़ दी इम्पोर्टर्स टैक्स, ये मेरी फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो बंदा यहाँ इंपोर्ट कर रहा है या जो मंगवा रहा है. और ये जो टैक्स हम अब लगा रहे हैं ये पेयर के ऊपर टैक्स या सप्लायर पे टैक्स है या एक्सपोर्टर पे टैक्स है. ये हमने फॉरेन एंटिटी को कैप्चर करने की कोशिश की है. तो गुड्स के केस में तो जब टाइटल ऑफ गुड्स आउटसाइड ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी एक सवाल है. लेकिन कोई ये कहेगा कि नहीं, मैं जब टीमों से बाई करता हूँ तो टीमों अंडरटेक करता है कि आपको गुड्स आपके डोर स्टेप पे मिलेंगे थ्रू माई कोरियर. तो ओके, दैट मे क्रिएट अ प्रेजेंट सिचुएशन फॉर द एक्सपोर्टर के ही इज़ डिलीवरिंग द गुड्स इन पाकिस्तान. बट ये जो सवाल है कि आप टैक्स नहीं काटेंगे, ये एम्बिगुअस है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मेरे हिसाब से इंपोर्ट का टैक्स जो है वो इंपोर्टर पे है, वो एक्सपोर्टर पे नहीं है. तो दीज आर टू डिफरेंट पार्टीज जिस पे टैक्स है. तो यहाँ ये कह दिया गया है, लेकिन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई अमेंडमेंट इनकम टैक्स लॉ में नहीं आई है. इंपोर्ट के सेक्शन में या सप्लाईज के सेक्शन में कहीं भी इसकी हमें कोई मिलती नहीं है एग्जामेशन, कि वहाँ एग्जामेशन आनी चाहिए थी कि वहाँ नहीं कटेगा. तो ये सिचुएशन है. पेनल्टी प्रिस्क्राइब कर दी गई है फॉर द बैंक्स. अगेन दे आर ऑन द हुक अगेन, बिकॉज अगर वो उनको कहा गया कि आप टैक्स नहीं काटेंगे तो देन यू आर गोइंग टू फेस दी
उसके आज आपसे टैक्स भी रिकवर होगा और आपको पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो बैंक्स आर अगेन आई वुड से इन अ फिक्स, जब बैंक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम उनके ऊपर कितना बर्डन आ गया है इन सब चीज़ों का, वो हम देख लेंगे। ये फिर की दूसरी साइड है विच इज़ टैक्सेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी विद इन पाकिस्तान, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है। इसमें दो सूरतें हैं। वन इज़ दैट यू गो टू अ वेबसाइट ऑफ एनी रिनाउंड ब्रांड, you go and you buy something from there and you pay it through your credit card। तो वहाँ तो आई थिंक काफ़ी सिंप्लिसिटी है और वो टैक्स पे उन पे लग जाएगा। उस पर रेट्स पे आगे हम आ जाएंगे। रेट्स में भी थोड़े से इश्यूज हैं, डिफरेंट रेट्स हैं। 0.25 है। जहाँ तक बैंक्स का ताल्लुक है, जब वो पे टैक्स काटेंगे तो वो वैल्यू बेस्ड रेट्स हैं ये तलेफ। और जहाँ कोरियर की भी जिम्मेदारी लगाई गई है कि कोरियर अगर डिलीवर कर रहा है कैश ऑन डिलीवरी की बेसिस के ऊपर, तो कोरियर भी इसके ऊपर टैक्स जो है ना काट के जमा कराएगा। तो कोरियर के लिए उन्होंने कैटेगरी ऑफ गुड्स कर दी हैं, हम आगे देख लेंगे जाके। बाद ये सारी सर्विसेज हैं बेसिकली। इसमें सारी सर्विसेज में एक सर्विस बड़ी मुझे अजीब सी लगी कि ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस को इन्होंने टैक्स कर दिया है और इसके अंदर टैक्स कर दिया है। अब ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज तो आज सारी बैंक्स दे रही हैं, सबके पास प्लेटफॉर्म्स हैं एंड दे डू हैव अ सर्विस चार्ज फॉर मैनी सर्विसेज। तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस इसके अंदर आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शंस फिक्स टैक्स में चली गई। हालांकि बैंक्स तो सारे के सारे इस वक्त 7 शेड्यूल के अंदर है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो मैं रेस कर रहा हूँ कि वाई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, व्हाट डज इट मीन? बिकॉज ऑनलाइन बैंकिंग इज एनीथिंग दैट यू गो टू द बैंक्स वेबसाइट एंड यू डू ट्रांजेक्शन्स, यू मे बी चार्ज फॉर सर्टन ट्रांजेक्शन्स। उसकी इनकम के ऊपर उन्होंने यहाँ लिख दिया है कि ऑनलाइन बैंकिंग भी इसमें कवर्ड है और ये लोकल सिनेरियो में है। दिस इज़ विद इन पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट आउटसाइड पाकिस्तान। So this is a bit strange in the list of services। ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी की बात कर ली कि कोरियर को करना है, उसमें कौन कौन सी कोरियर सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। उन्होंने कहा लॉजिस्टिक सर्विसेज, राइड हेलिंग सर्विसेज, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स, इन सब को उन्होंने कोरियर की डेफिनेशन में डाल दिया है। मीन्स कि अगर कोई फूड सप्लाई कर रहा है, फूड पांडा, तो वो भी इसमें आ गया है। अगर राइड हेलर को आपने हायर किया है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, तो उसकी सर्विसेज को भी आपने इसमें डाल दिया है। इसमें पेमेंट इंटरमीडिएट जो है वो अगेन वो बैंक है। तो अब स्कोप आप देख लें कितना वाइड है, बिकॉज हर चीज़ जो भी आज डिलीवरी सर्विसेज हो रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, सारी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और मेन जो कोरियर्स हैं जो डिलीवर करेंगे वो तो हैं ही इसके अंदर। ये रेट्स हैं। तो फॉर बैंक्स, बैंकिंग चैनल्स, दीज आर द रेट्स विच इज़ बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड। 1% फॉर अप टू 10,000 रुपी ट्रांजेक्शन, 2% फॉर above 10,000 but less than 20,000 and 0.25% for anything above 20,000। अब ये रेट्स थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेकिन जो चेयरमैन FBR ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया, उन्होंने कहा कि वो हमने नीचे जो गुड्स कैटेगरीज हैं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिकॉज दे आर हाई वैल्यू बट द मार्जिन इज लो, सो 0.25% उसका रेट रखा गया है। नाउ दिस इज़ फॉर कैश ऑन डिलीवरी कोरियर्स, बिकॉज कोरियर वुड नो कि वो किसके गुड्स उठा रहा है, क्या लेके जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसको टैक्स काटना है। क्लोथिंग आर्टिकल्स, अपेरेंट्स, गारमेंट्स को उन्होंने 2% में रख दिया है और ऑल अदर सप्लाईज जो है उसको उन्होंने 1% में रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ गुड्स के हिसाब से, वहाँ पे वैल्यू के हिसाब से है। लेकिन अगर आप ऊपर में जाके देखें तो इसमें तो मैनिपुलेशन हो सकती है बड़ी आराम से। अगर ट्रांजैक्शन को किस तरह किया जाए, 20,500 की अगर ट्रांजैक्शन है तो सीधी 2% से वो आ गई 0.25% पे। तो ये थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है, बिकॉज ऊपर का जो स्लैब है वो गुड्स बेस्ड नहीं है, वो इट कैन अप्लाई टू एनीथिंग। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक भी है तो उस पर भी अप्लाई करेगा ये रेट, और अगर कोई छोटी सी चीज़ है उस पर भी अप्लाई करेगा। तो ये बहरहाल एक चीज़ें हैं जो आई थिंक आगे जाके अगर ये लॉ सस्टेन करता है तो ये रिफाइन हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ये अभी इसमें इश्यूज़ हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। प्रैक्टिकल इश्यूज़ मैंने बताया कि इशू जो आ रहा है वो आ रहा है इंटरमीडियरी के ऊपर। जैसे दराज है, अब दराज से अगर आप कुछ ख़रीदते हैं या आप दराज इज़ अ गुड एग्जांपल आई थिंक, वहाँ पे दराज मॉल है, तो यू कैन गो एंड बाय गुड्स फ्रॉम वेरियस शॉप्स दैट आर ओपन ओवर देयर, यानी अलग अलग कंपनीज के नेम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं दराज पे तो पेमेंट चली जाती है दराज को, तो बैंक के रिकॉर्ड में तो ट्रांजेक्शन आ जाएगी दराज की कि दराज का टैक्स ये कट गया। वहाँ उसके पास उस वक्त बैंक के पास एविडेंस नहीं होगा कि दराज की किस वेंडर की ये पेमेंट है। तो टैक्स तो होलसेल में दराज के नाम पे जमा हो जाना है, जो मैं समझता हूँ कि वो
एवरी मंथ ये जमा कराना है एंड ऑफ द मंथ पे टैक्स। अब लेकिन जहाँ तक कंप्लायंस की बात है, स्टेटमेंट्स की बात है, तो वहाँ उन्होंने बैंक से भी डिटेल मांगी है, इन्होंने कोरियर से मांगी है, और इन्होंने ये जो ओपन मार्केट्स हैं दराज टाइप की, इनसे भी स्टेटमेंट मांगी है कि आपके किस वेंडर की कितनी सेल हुई है ट्रांजैक्शन वाइज एंड एग्रीगेट वाइज। बट अब इशू इसमें ये है कि ये टैक्स जो है ये फुल एंड फाइनल टैक्स है। तो अगर सेलर दराज की शॉप के ऊपर जाके बेच रहा है और गुड्स उसके हैं, और टैक्स अगर दराज का जमा हो रहा है, तो वो अपना फुल एंड फाइनल टैक्स कैसे क्लेम करेगा? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। इसकी मैकेनिज्म क्या बनेगी? उनको सर्टिफिकेट कौन देगा कि मेरा ये टैक्स कट चुका है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इसकी ऑपरेटिबिलिटी किस तरह होगी, उसमें आई थिंक विल नीड मोर क्लैरिफिकेशन। और आई थिंक अभी निटी गिटीज़ में शायद एफबीआर गया नहीं है कि ये एक्चुअली, या तो समझा नहीं है कि ये कैसे चलता है, प्लेटफॉर्म्स कैसे चलते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर रियली बिकमिंग कॉमन, एंड प्लेटफॉर्म को अगर हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर तो एक खिचड़ी बन जाने वाली है। मतलब दराज इतना सारा टैक्स लेके बैठा होगा और जो कि दराज की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसको समझने की ज़रूरत है, इसके साथ उनको साथ इंटरमीडिएट के साथ बैठ के उनको ट्रांजेक्शन समझने की ज़रूरत है, एंड देन इफ यू वांट टू इम्पोज दिस टैक्स तो उसकी मैकेनिज्म्स तय करने पड़ेंगे। सिमिलर है फूड डिलीवरी पे, फूड पांडा से आप खाना मंगवाएं, तो मैंने उस दिन रात को मैंने रसीद एक चेक की, तो उसमें फूड पांडा की रसीद है, उसका एनटीएन लिखा हुआ है, उसका एसटीएन लिखा हुआ है। खाना तो कोई जेंडस से मंगा रहा है, तो ये 2% टैक्स फाइनल जो अगर होना है तो ये तो जेंडस का होना चाहिए था, लेकिन वो अपेरेंटली वो फूड पांडा का हो गया। फूड पांडा की तो पूरी इनवॉइस वैल्यू है भी नहीं, उसका तो कमीशन है खाली उसके ऊपर, उसका मार्जिन है उसके ऊपर डिलीवरी का। तो दीज आर दी एनॉमलीज जो इसमें इसमें क्रिएट हो गई हैं। तो बट हमारे यहाँ यही होता है, लॉ आता है उसके बाद हम उसको आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते हैं, 2-3 साल में जाके फिर वो ठीक हो जाता है। तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन हियर ऑल्सो। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी अच्छी खबरें। सैलरी के ऊपर ज़ाहिर है जितना गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती थी वो उन्होंने कोशिश की देने की। So they didn't reduce the minimum threshold of 600,000. They kept it there, but what they've done is they've taxed the salary between 600,000 and 1200,000, which means 100,000 salary per month at 1%. और highest slab rate वही 35% है on 4.1 million. That remains unchanged. बर्डन जो है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, कुछ जगहों पे हुआ है। सरचार्ज सरप्राइजिंगली सैलरी वालों के लिए 10 से 9 कर दिया, जितनी कहीं गुंजाइश निकली तो 1% कम कर दिया उन्होंने सरचार्ज, ये उनकी मेहरबानी है। सुपर टैक्स दे हैव रिड्यूस 0.5% ऑन ऑल द स्लैब्स फ्रॉम 200 मिलियन टू 500 मिलियन। तो उसके इम्पैक्ट क्या है वो आगे देख लेंगे। ये मैंने एक चार्ट बनाया था सैलरी का, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी देखने में। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट 3 कॉलम है। में मैंने इम्पैक्ट निकाला है कि आपका जब 2024 से 25 में जब हम आए और जो एकदम टैक्स रेट जंप किया, तो किस स्लैब पे कितना टैक्स रेट इंक्रीज़ हुआ था, और फिर जब आप इस साल आए हैं 26 में, अब जो रिडक्शन आई है वो कितना आया, और कंपेयर टू 24 इन द लास्ट कॉलम, वेयर डू यू स्टैंड नाउ, व्हाट वाज योर टैक्स इन 24 एंड व्हाट इज़ द टैक्स नाउ। तो उसमें तो इंटरेस्टिंगली जो ऊपर के 3 स्लैब्स हैं, 3 बल्कि नहीं, 3 नहीं, 4-5 स्लैब्स, अप टू 183,000 नहीं 200,000 रुपये पर मंथ सैलरी तक, वहाँ तो टैक्स अब जो है वो 24 से भी बेहतर हो गया है, यानी थोड़ा कम हो गया है, बिगिनिंग फ्रॉम 60% रिडक्शन टू 2% रिडक्शन। और जो आपके 2.5 लाख और 266,000 पर मंथ वाले जो ब्रैकेट्स हैं, दे हैव बिकम न्यूट्रल नाउ, यानी जो 24 में उनका टैक्स था आज वो वहीं आ गए वापस रिपीट, तो उनकी जो इंक्रीज थी 25 में वो खत्म हो गई। तो दे आर बैक टू स्क्वायर वन, जो उनका बिफोर द लास्ट ईयर्स यूजिंग जंप जहाँ पे वो थे वहीं आ गए। उसके बाद जो है ये जो परसेंटेजेस हैं 7%, 8%, ये बताती हैं कि आपका जो ओरिजिनल इंक्रीज़ हुआ था टैक्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 लाख वाले का टैक्स 26% बढ़ गया था, वो इस साल की रिडक्शन के बाद अब वो इम्पैक्ट 7% रह गया आपका। 7% यू आर स्टिल हायर देन बिफोर 25। तो दिस एक्चुअली गिव्स अ गुड पिक्चर के किसको कितना इस साल के बजट का कितना फ़ायदा हुआ है। तो एज यू गो बिलो तो ज़ाहिर है कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है और रिडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, बट बीच के स्लैब्स में अप टू 200,000 अप टू 300,000 थोड़ी बेहतरी आई है, विच वी शुड अप्रिशिएट। के बाद गोइंग फॉरवर्ड सुपर टैक्स में दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रिडक्शन इन डिफरेंट स्लैब्स। इतना टैक्स जो है वो
अगर कोई सुपर टैक्स किसी पे लग रहा है इंडिविजुअल या कंपनी या EOB पे, तो उस पर 0.5% का ये इम्पैक्ट है इफ़ यू आर इन द 200 मिलियन ब्रैकेट और 250, द मिनिमल डिफरेंस दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। गोइंग फॉरवर्ड, पेंशन की बात कर लूँ। पेंशन अपेरेंटली उस दिन हमें लगा कि 23A भी चला गया और सारे एम्प्लॉयर की चली गई। तो में इन्होंने एग्जेम्पशन सारी ख़त्म कर दी हैं। ऑल एग्जेम्पशंस ऑफ पेंशंस हैव गॉन अवे। इवन जजेस की और आर्म फोर्सेस की भी ख़त्म हो गई हैं। और ये 2 स्लैब्स आ गए हैं कि अगर आप एक साल में 10 मिलियन तक पेंशन आपको मिलेगी तो कोई टैक्स नहीं है, और उससे ज़्यादा होगी तो 5% है। एम्प्लॉयर अगर पेंशन देगा तो विदहोल्डिंग होगी। अगर पेंशन फंड से पैसे आपको मिल रहे हैं तो अब विदहोल्डिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया है, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे और टैक्स आपको खुद ऑफर करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इसको जल्दी से कर लेते हैं। इन्होंने लॉ लाने की पहले भी कोशिश की थी बिफोर दी फाइनेंस बिल कुछ महीनों पहले, बट वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। अब दोबारा अटेम्प्ट किया उन्होंने। तो इफ़ यू वांट टू बाय अ व्हीकल, इफ़ यू वांट टू बाय इमोल प्रॉपर्टी, बाय शेयर्स और सिक्योरिटीज़, तो आप बाय नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप अपने आप को एलिजिबल पर्सन प्रूव नहीं करेंगे। एलिजिबल पर्सन वो है जो रिटर्न फाइल कर लेता है। और रिटर्न फाइल करने के साथ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में इतना कैश और कैश इक्विवेलेंट फंड होना चाहिए अप टू 130% ऑफ द एसेट दैट यू वांट टू बाय। अब ये सारी बातें इन्होंने कर ली हैं। उसके साथ उन्होंने एक चीज़ और डाल दी है कि और इसके बाद अगर ये नहीं है तो उन्होंने कहा आप एक सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का आप एक स्टेटमेंट फाइल कर दें FBR के पोर्टल पे, वो कोई प्रिस्क्राइब हो जाएगा। तो दैट्स इट, आप पोर्टल पे डाल दें कि जी मैं रिटर्न फाइलर नहीं हूँ लेकिन मेरे पास सोर्स इस सोर्स से है और मैं बाई कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने कहा ये काफ़ी है। उसके बाद उसका क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि एसेट खरीदना है तो दिस विल सफाइज। तो नज़र ये आ रहा है कि अच्छा उसमें ये नहीं लिखा है कि ये जो सफिशिएंसी ऑफ फंड्स है ये कौन डिटरमिन करेगा। गाड़ी का मैन्युफैक्चरर डिटरमिन करेगा या रजिस्ट्रार डिटरमिन करेगा प्रॉपर्टी का, किसको जाके दिखाना है ये, या मैंने सिर्फ एक अंडरटेकिंग दे देनी है। वो मैकेनिज्म अभी इसमें मौजूद नहीं है। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जो नॉन फाइलर है अगर वो एक स्टेटमेंट फाइल कर देगा पोर्टल के ऊपर कि मेरी सोर्स ये है और मैं सपोज मैं कह देता हूँ एग्रीकल्चर इनकम से मेरी सोर्स है, तो वो तो जाके एसेट बाय कर लेगा, उसको दिखा देगा कि मैंने स्टेटमेंट फाइल कर दी है, मुझे दे दें। लेकिन जो फाइलर है उसको फाइलिंग भी ज़रूरी है और साथ में ये प्रूफ भी करना है। तो मेरी इसमें हम्बल सजेशन ये है कि ICAP को कहना चाहिए कि भाई एज अ फर्स्ट स्टेप इसको फाइलर तक रहने दो, फाइलर के आगे उसके एसेट्स पे भी मत जाओ। वी आर गोइंग टू फार। तो फाइलर है, फाइलर को बाय करने दें, नॉन फाइलर को ना बाय करने दें, बढ़िया सिंपल रखें इसको, तो देन दिस विल वर्क। अदरवाइज ये फाइलर के लिए ज़्यादा तकलीफ दे नज़र आ रहा है मुझे। को छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम की कंस्ट्रेंट है। बैंक्स के अंदर 2-3 अमेंडमेंट्स आई हुई है। आई थिंक बैंकर्स अगर यहाँ हैं तो दे विल बी इंटरेस्टेड। कुछ अमेंडमेंट्स आ गई हैं। लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स पे केस लॉ था कि आप पूरा क्लेम कर सकते हैं इन ईयर, उसको अंडू करने के लिए उन्होंने 10% अमोर्टाइजेशन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। राइट ऑफ यूज़ एसेट्स का अब वो ले आए हैं कि जी आप इसको स्ट्रेट जो रेंट है वही क्लेम करेंगे, आप डेप्रिसिएशन और जो एंड ऑफ जो एंड ऑफ टर्म की जो आपकी कॉस्ट है जो हम क्लेम करते थे एज एन एक्सपेंस ओवर द लाइफ, वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये कि उन्होंने कहा ये 2020 से ये राइट ऑफ यूज़ वाला कंसेप्ट आया था IFRS के तहत। उन्होंने कहा कि वहाँ से आप रिकैलकुलेट करें अपनी इनकम, और अगर आपका पेमेंट बनता है तो पेमेंट करें, और अगर आपका क्लेम बनता है तो आप क्लेम 2025 में डाल दें। तो अभी तक मेरे सामने एक केस मेरा आया है जिसमें आपकी पेमेंट बन गई है बहुत बड़ी। तो वो ये भी मुझे एक रेवेन्यू मेजर लगता है कि वो उन्होंने कहा है कि इसको हम कलेक्ट करेंगे टैक्स। तो बैंक्स के पीछे वैसे भी वो रहते हैं, उनको पता है कैश रिच है, पैसे मिल जाएंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ वो नई चीज़ें करते रहते हैं। प्रोविजंस के ऊपर कोई ख़ास उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं और वही लॉस कैटेगरी मिलेगा, बस सर्टिफिकेशन को ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि ऑडिटर्स ने क्या क्या सर्टिफाई करना है। तो क्विकली मूविंग फॉरवर्ड, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि एग्जामिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क पर्सनस, FBR उनको इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे पास इन साहब की ये इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपनी इन्फॉर्मेशन से चेक करके बताएं कि ये एग्जैक्टली वैसी है या इसमें कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो वो हाईलाइट करके आप हमें वापस भेज दें। ये थोड़ा सा बैंक को अब एग्जामिनर भी बना दिया उन्होंने, पहले विदहोल्डिंग एजेंट था, अब एग्जामिनर भी बन गया बैंक। तो आई डोंट नो बैंक्स कितनी हेड पहनेंगे FBR की, वी डोंट नो, बट हाउ दिस विल वर्क दैट आई थिंक दे विल सिट विद द बैंक्स एंड डिसाइड। बट ये अब वाइसा वर्सा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन लोकल भी शुरू हो गई है, पहले ग्लोबल थी अब लोकल शुरू हो गई है। तो ये भी बैंकों ने करना है। तो मैंने लिस्ट कर दी थी कि क्या क्या चीज़ें आपके ऊपर नहीं आ गई हैं बैंकों के लिए। दे नो देमसेल्व्स वेरी वेल, विल स्किप दिस, व्हाट एडिशनल बर्डन दे आर गोइंग टू फेस दिस टाइम इन टर्म्स ऑफ वर्क। अपील प्रोसीजर हम वहीं आ गए, अनवर साहब बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं, वो उन्होंने बहुत मेहनत की पूरे साल,
इसको ख़त्म कराने की इनको सहरा जाता है PTBA को, पीछे पड़े रहे। तो हम जहाँ खड़े शुरू हुए थे कि कमिश्नर अपील के पास अपील जाएगी, फिर ट्रिब्यूनल में जाएगी, 1 साल के बाद हम वहीं आ गए दोबारा। उन्होंने पहले कमिश्नर अपील ख़त्म कर दिया था, विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फॉर टैक्स पेयर्स। तो इट्स अ गुड स्टेप आई थिंक। और अच्छी बात यह है कि इसमें ऑप्शन दे दिया है कि फर्स्ट स्टेज पे टैक्स पेयर की मर्जी है, वो कमिश्नर अपील के पास फाइल करता है या ट्रिब्यूनल फाइल करता है, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड स्टेप। तो बाकी रेवेन्यू मेजर्स में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू को रीइंफोर्स किया है रेंट के लिए, रेंट पर्पस के लिए। 8 में जो जिस तरह वैल्यू डिटर्मिन होगी फेयर वैल्यू, उसी पे 4% होगा। मिनिमम टैक्स के कैरी फॉरवर्ड 3 से 2 साल कर दिया है। डेट सिक्योरिटीज़ की डिस्पोजल पे उन्होंने विद इन 12 मंथ्स की कोई डिस्पोजल होती है तो उस पर 15% कर दिया है, 20% कर दिया है 10 से। और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी पे पहले कोई कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं था विद होल्डिंग, वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कस्टोडियन बैंक्स जो है दे आर बाउंड टू कलेक्ट दिस टैक्स ऑल्सो। तो पहले वो करते थे कि वो बिफोर मेच्योरिटी इंटरेस्ट के विद होल्डिंग को बचने के लिए लोग कैपिटल गेन रियलाइज कर लेते थे, तो अब उस पर भी विद होल्डिंग आ गई इक्विवेलेंट। ये इंक्रीज़ कर दिया है। मैं सिर्फ इसमें एक बात पे बात करूँगा, मुझे SRC वाले गौर से देख रहे हैं कि टाइम हो गया है। ये सर्विसेज के ऊपर को बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो गई है। सर्विसेज का रेट अगर आपको याद हो, ये मिनिमम टैक्स में आ गया था, उसके बाद का रेट बहुत हाई जंप हुआ था। तो ये इस वक्त था 9 and 11% ऑन अदर सर्विसेज, और जो स्पेसिफाइड सर्विसेज जैसे रिड्यूस रेट वाली उनका रेट इस वक्त था 4%। उसको 50% इंक्रीज़ करके प्रपोज किया गया। नॉन रेजिडेंट के केस में 8% और रेजिडेंट के केस में 6%। तो बहुत हाई और बहुत हार्श आई थिंक जंप्स हैं। इनका अफेक्ट बिकॉज ये मिनिमम टैक्स है, तो अफेक्टिवली यू आर इंक्रीजिंग द चार्जिंग रेट ऑफ द टैक्स पेयर बाय दिस परसेंटेज। और जो अदर सर्विसेज में हैं, जिसमें हम जैसी प्रोफेशनल फर्म्स हैं और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारा तो पूछा ही नहीं। अगर कंपनी है तो 9% से 15%, 60% जंप इन टैक्स। मैं लिटरली इस वक्त देख रहा था कि कोई भी प्रोफेशनल फर्म मेरे ख्याल में अब नॉर्मल टैक्स में नहीं बचेगी, इसके बाद सब मिनिमम टैक्स में चले गए। और ऑलरेडी हमारे पे 54% टैक्स है। अब आई डोंट नो इफेक्टिव रेट कहाँ जाएगा। तो दिस इज अमंगस एंड इनॉमस। हम तो इस पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट आई थिंक ICAP शुड ऑल्सो सपोर्ट दिस कि एक साथ इतना बड़ा जंप किसी दुनिया में नहीं होता टैक्स के ऊपर। 60% आप कॉर्पोरेट का टैक्स बढ़ा दें सर्विसेज के ऊपर। क्या मार्जिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट्स को करने में सर्विसेज के अंदर? अनइमेजिनेबल। यू आर पुटिंग पीपल आउट ऑफ बिजनेस। ये तो मुझे लगता है एक्सेल में जितना डिफरेंस था आखिर में वो सारा यहाँ डंप कर दिया उन्होंने लिटरली। तो इसकी हमने बात कर ली थी। फाइलर नॉन फाइलर के रेट्स हैं, यहाँ से इन्होंने रिकवरी करने की कोशिश की है, टैक्स मोर। ये एक आखिरी बात बस करके मैं चलता हूँ कि ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस 66 के अंदर बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है सारे। पीपल लाइक SIUT, पीपल लाइक सिटीजन फाउंडेशन, पीपल लाइक अच्छे इदारे हैं सारे जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल, यूनिमिट, सेलानी ट्रस्ट, सारे हैं इसके अंदर। इनको उठा के उन्होंने सबको एक स्ट्रोक पे कर दिया कि सब 100C की जाके कंप्लायंस करें, उसके बाद एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर। दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। आपने उनको बड़ी स्क्रूटनी के बाद इस सेक्शन में डाला था एग्जेम्पशन की, एंड यू नाउ वांट देम ऑल टू स्टैंड बिफोर द कमिश्नर एंड प्रूव देमसेल्व्स। और फिर 100C में इतनी इंट्रिक्यूसीज़ हैं, उसमें कैश फ्लो की इंट्रिक्यूसीज़ हैं, सरप्लस फंड्स की इंट्रिक्यूसीज़ हैं, टाइमिंग्स के इशू होते हैं, आपको डोनेशन कब आता है, कब खर्च होता है। So I think these organizations will not be able to do the magnanimous work that they are doing today अगर ये restrictions है। तो मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ, इसको गवर्नमेंट को रिविजिट करने की ज़रूरत है।